अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करने जा रहे हैं, चैप्टर वैरायटी ऑफ लाइफ। और फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस। वायरसेस हैव वेरी सिंपल स्ट्रक्चर एंड अ कंप्लीट मैच्योर वायरल पार्टिकल इज कॉल्ड विरियन। और बच्चे इसको हम 2 पार्ट्स अंदर डिवाइड करते हैं, एक कोर और एक कोट। अगर हम कोर की बात करेंगे तो बच्चे जो विरियन का जो कोर होता है वो उसका इनर पार्ट होता है, विच फर्दर कंसिस्ट ऑफ वायरल जीनोम एंड वेरियस प्रोटीन। और वो वेरियस प्रोटीन मेनली क्या होते हैं, इंजाइम्स होते हैं। जैसे हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इंजाइम की बात करें। अब बच्चे हमने कहा कोर के अंदर 2 चीज़ें हैं, एक उसका जीनोम और एक उसके अंदर प्रोटीन। अब जो जीनोम में बच्चे वो जेनेटिक मटेरियल होता है, या वो डीएनए होगा या वो आरएनए होगा, जो कि सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकते हैं या डबल स्टैंडर्ड भी हो सकते हैं। अगर हम कोर प्रोटीन की बात करें तो बच्चे वो एक या एक से ज़्यादा इंजाइम्स होंगे। वो इंजाइम क्या करते हैं कि वो उस वायरस को होस्ट बॉडी के अंदर अपना फंक्शन परफॉर्म करने में उसकी हेल्प करते हैं। जैसे कि हम बात करें कि बच्चे जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं उनके अंदर ऐसे इंजाइम होते हैं जो कि सिंगल स्टैंडर्ड को डबल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। इस तरह अगर हम रेट्रोवायरसेस की बात करें, जैसे हमारे पास HIV वायरस है या हेपेटाइटिस बी वायरस है, बच्चे उनके अंदर भी एक कोर प्रोटीन मौजूद होती है, क्या बोलते हैं, जिसे हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इंजाइम। ये कोर प्रोटीन है। अब ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इंजाइम क्या करता है कि ये उनके अंदर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए को डबल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। ये हमारे पास बात होगी कोर की। अब सेकंड इनके अंदर बच्चे चीज़ क्या होती है, कोट। अब जो कोट होता है वो से बच्चे क्या बोलते हैं, इट इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ द वायरल पार्टिकल विच कंसिस्ट ऑफ कैप्सिड एंड इनवेलप। कैप्सिड और इनवेलप उन दोनों को हम क्या बोलते हैं, कोट बोलते हैं। अब बच्चे जो कैप्सिड होता है ये कोर के सराउंडिंग एक प्रोटेक्टिव प्रोटीन मौजूद होती है जिसे हम कैप्सिड बोलते हैं। और कैप्सिड किस से मिलकर बनती है, एक रिपीटिंग यूनिट से, जिसे हम क्या बोलते हैं, कैप्सोमेयर बोलते हैं। ये आइडेंटिकल होते हैं। और बच्चे हर वायरस के अंदर इन कैप्सोमेयर का नंबर क्या होता है, वो स्पेसिफिक होता है। अगर हम हर्पीज़ वायरस की बात करें तो उनके अंदर 162 कैप्सोमेयर होते हैं। अगर हम बच्चे एडिनो वायरस की बात करें जो कि कॉमन कोल्ड डिजीज़ काज करता है तो उसके अंदर बच्चे 252 कैप्सोमेयर्स होते हैं। इस तरह पोलियो वायरस की बात करें तो उनके अंदर 32 कैप्सोमेयर्स होते हैं। ये कैप्सोमेयर जब मिलेंगे तो उनका क्या बन जाएगा, कैप्सिड बन जाएगा। अब बच्चे जो कैप्सिड होता है इट एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म ऑफ सिमेट्री। जब बच्चे ये इकोसाहेड्रल फॉर्म में होते हैं या हमारे पास ये हेलिकल फॉर्म के अंदर होते हैं। जब व्हेन द कैप्सोमेयर आर अरेंज इन 20 ट्राइंगल, मतलब ये 20 ट्राइंगल की फॉर्म में जब आपस में अरेंज होते हैं तो ये इनका जो कैप्सिड बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, इकोसाहेड्रल या पॉलीहेड्रल और स्फेरिकल। अगर वो कैप्सोमेयर जो है बच्चे वो एक हॉलो कॉइल की फॉर्म में अगर वो अरेंज हों और अगर वो एक रॉड शेप बनाएं तो उस कैप्सिड को हम क्या बोलते हैं, हेलिकल बोलते हैं। अब ये तो हमने बात कर ली कोट, और कोट में से हमने फिर बात की किसकी बच्चे, बात की हमने कैप्सिड की बात की। अब सेकंड कोट के अंदर क्या चीज़ आ जाती है, इनवेलप। तो आपने याद रखना है कि हर वायरस के इर्द गिर्द इनवेलप नहीं होता। जिनके अंदर इनवेलप होगा बच्चे वो बना हुआ मेनली किस चीज़ का होता है, लिपोप्रोटीन का बना होता है। और वो कैप्सिड के अराउंड क्या होता है बच्चे, वो मौजूद होता है। अब ये इनवेलप आता है कहाँ से, जब कोई वायरस किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म को इन्फेक्ट करता है और जब वहाँ से डिटैच होता है, वहाँ से अलग होता है, तो वो उसी होस्ट की सेल मेम्ब्रेन को अपने इर्द गिर्द क्या कर लेता है, ओढ़ देता है। मतलब उस होस्ट की सेल मेम्ब्रेन का क्या बन जाता है, उसका इनवेलप बन जाता है। और उसके अंदर मतलब होस्ट की सेल मेम्ब्रेन के अलावा उस वायरस की अपनी इनकोडेड प्रोटीन भी कुछ क्या होती हैं, मौजूद होती हैं। और बच्चे सम वायरल इनवेलप इज़ ऑफन कवर्ड विद द ग्लाइकोप्रोटीन स्पाइक। और वो स्पाइक किसके लिए हेल्प करते हैं बच्चे, उसको स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट को रिकॉग्नाइज करने के लिए, किसने किस सेल को जाकर क्या करना है, इन्फेक्ट करना है। अगर इस डायग्राम से अगर हम इसको दोबारा देखें तो हमने कहा वायरस पार्टिकल के अंदर मेनली 2 चीज़ें बच्चे, एक इसका कोट और कोर। कोर के अंदर 2 चीज़ें, एक इसका जीनोम होता है डीएनए या आरएनए, और साथ में वो वेरियस प्रोटीन होती हैं, हम क्या बोलते हैं, इंजाइम, जैसा कि मैंने कहा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इंजाइम। कोट की बात करें, कोट में बच्चे 2 चीज़ें हैं, कैप्सिड है
जिसने जीनोम को सराउंड किया होता है। और बच्चे साथ दूसरी चीज़ इनवेलप है, जो कि कुछ वायरसेस में होती है, कुछ वायरसेस में नहीं होती। नेक्स्ट बच्चे अगर हम बात करें, ये डिफरेंट बच्चे शेप्स यहाँ पर बताई गई हैं डिफरेंट वायरसेस की, इसको आपने देख लेना है। नेक्स्ट अगर हम बैक्टीरियोफेज की बात करें तो बच्चे जो बैक्टीरियोफेज होता है इसकी जो शेप होती है वो टैडपोल की तरह होती है, मतलब एक इसके अंदर हेड होता है और एक इसके अंदर टेल होती है। जो बैक्टीरियोफेज है ये भी बच्चे ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है, ये जस्ट सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया के अंदर बच्चे जो है वो मल्टीप्लाई कर सकता है। ये मतलब ये आउटसाइड आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर ये ग्रो नहीं कर सकता, मतलब अपनी कॉपीज प्रिपेयर नहीं कर सकता। और इसका होस्ट भी क्या है, बैक्टीरिया, वो स्पेसिफिक है, और उसी बैक्टीरिया की इसने बायोसिंथेटिक मशीनरी को यूज़ करके अपनी कॉपीज़ तैयार करवानी है। अगर इसके हम साइज़ की बात करें तो बच्चे इसके जो बैक्टीरियोफेज होते हैं ये डिफरेंट साइज़ और डिफरेंट शेप में मौजूद होते हैं, और इनका जो साइज़ होता है वो होस्ट की निस्बत 1000 टाइम क्या होता है, कम होता है। अगर इसके हम बच्चे स्पेसिफिक फीचर की बात करें, इनके साइज़ की बात करें, इनका साइज़ बच्चे ये 24 to 200 नैनोमीटर इनकी लेंथ होती है। इनके हेड या इनके कैप्सिड के बारे में बात करें तो बच्चे इसकी कैप्सिड के अंदर 12 वर्टिसेस होती हैं और 20 फेसेस होती हैं। इनके जो कैप्सोमियर होते हैं बच्चे वो 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं पेंटागोनल और एक होते हैं हेक्सागोनल। जो पेंटागोनल होते हैं वो वर्टिसेस भी मौजूद होते हैं, और जो हेक्सागोनल होते हैं वो फेसेस भी मौजूद होते हैं। अब बच्चे वर्टिसेस इनके अंदर कितने हैं, 12। तो चूँकि 12 वर्टिसेस हैं तो इस वजह से इनके अंदर बच्चे वो पेंटोन्स या पेंटागोनल कैप्सोमेर भी कितने होते हैं, 12 होते हैं। लेकिन अगर हम हेक्सागोनल कैप्सोमेर के नंबर की बात करें तो बच्चे उनका नंबर क्या करता है, वो वेरी करता है, वो डिफरेंट होता है। अब इस हेड के अंदर बच्चे इनका क्या मौजूद होता है, न्यूक्लिक एसिड जो कि डीएनए होता है, और ये जो हेड होता है ये उस डीएनए को क्या प्रोवाइड करता है, बच्चे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट अगर इनकी टेल की बात करें तो बच्चे जो जितने भी बैक्टीरियोफेज हैं सब बैक्टीरियोफेज के अंदर टेल मौजूद नहीं होती, और वो जो टेल है वो सब के अंदर हेड से अटैच भी नहीं होती। अब टेल की बात करें बच्चे, एक हॉलो ट्यूब होती है, किसकी बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है, और इसी टेल के ज़रिए जब बैक्टीरियोफेज ने बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करना है तो इसी टेल के ज़रिए उनका जो जीनोम होता है, जो डीएनए होता है बैक्टीरियोफेज का, वो किसके अंदर ट्रांसफ़र होता है, होस्ट के अंदर ट्रांसफ़र होता है, इसी टेल के ज़रिए। और बच्चे इसका टेल का जो साइज़ होता है वो वेरी करता है, और जैसे मैंने कहा कुछ फेजेस के अंदर तो ये टेल होती ही नहीं है। अब बच्चे इस टेल के इर्द गिर्द एक और कॉन्ट्रैक्टाइल शीथ मौजूद होती है, और उस शीथ ने जब कॉन्ट्रैक्ट करना है तो इस बैक्टीरियोफेज ने अपने जीनोम को होस्ट के अंदर क्या कर देना है, इंजेक्ट कर देना है। अब बच्चे अगर हम कम्प्लेक्स फेजेस की बात करें, जैसे T4 फेज है, तो बच्चे उनके अंदर बेस प्लेट्स भी होती हैं, और उन बेस प्लेट से 6 टेल फाइबर भी अटैच होते हैं, और साथ बच्चे उनकी लोअर साइड के ऊपर स्पाइक्स या टेल पिन्स भी होती हैं जिनको वो यूज़ करते हैं होस्ट के सरफेस के ऊपर अटैचमेंट के लिए। और बच्चे ये जो वो आगे लिखा हुआ है कि जो बेस प्लेट होती है या टेल फाइबर्स होते हैं वो होस्ट मतलब बैक्टीरिया से की सरफेस से अटैच होने के लिए यूज़ होते हैं। और बच्चे जो सारे जो बैक्टीरियोफेजेस होती हैं उन सब के अंदर वो बेस प्लेट या टेल फाइबर नहीं होती, जस्ट जो कम्प्लेक्स होते हैं उनके अंदर होती है। अब बच्चे इनकी जो टेल की जो कोर ट्यूब होती है उसके बॉटम के ऊपर एक इंजाइम भी मौजूद होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, लाइसोजाइम इंजाइम। और जब बैक्टीरियोफेज ने बैक्टीरिया के ऊपर जाकर बैक्टीरियोफेज जब लैंड करना है तो उसके बाद ये अपने इस लाइसोजाइम इंजाइम को सिक्रेट करते हैं, जो कि उनकी सेल वाल के अंदर बच्चे क्या करता है, उसको डाइजेस्ट करता है, उसको पोर क्रिएट करता है, फिर उस पोर के थ्रू अपना बच्चे ये जो जीनोम है ये उस होस्ट के अंदर क्या कर देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं। और बच्चे बैक्टीरियोफेज ज़्यादातर कौन से बैक्टीरिया करते हैं, एस्क्रिचिया कोलाई। अगर यहाँ पर इसके बच्चे डायग्राम को देखें तो ये देखें बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हेड है, उसके बाद इसके अंदर कॉलर होता है, ये इनकी टेल है, टेल के ऊपर एक बच्चे शीट मौजूद है, और ये देखिए ये नीचे बेस प्लेट हैं, और ये ज़्यादातर कम्प्लेक्स के अंदर होने जैसे T4 फेजेस हैं, और ये स्पाइक्स भी हैं, और साथ में बच्चे ये 6 टेल फाइबर्स भी इनके अंदर मौजूद हैं। नेक्स्ट बच्चे अगर हम ये देखिए दोबारा डायग्राम यहाँ पर बनाई गई है, टेल पिन्स भी दिखाई गई हैं, बेस प्लेट भी है, टेल फाइबर्स भी हैं, 6 ये होंगी, ये नेक है, टेल है, हेड है, और ये इनका जो जीनोम होता है बच्चे वो डीएनए होता है। नेक्स्ट बच्चे अगर हम बात करें फ्लू वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो बच्चे जो इन्फ्लुएंजा वायरस है ये एक आरएनए वायरस होता है जो डिफरेंट शेप्स के अंदर एग्जिस्ट करता है। इसकी शेप्स राउंड बॉल से लेकर लॉन्ग भी हो सकती हैं, या बच्चे इनके ये जो एग्जिस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सैगिटी लाइक फिलामेंट्स। इनका जो जीनोम होता है इट इज़ एसोसिएटेड विद 5 डिफरेंट वायरल प्रोटीन एंड इट इज़ सराउंडेड बाई अ लिपिड मेम्ब्रेन विच मीन्स द इन्फ्लुएंजा, यहाँ पर ये आई थिंक टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर लिपिड मेम्ब्रेन आना था, एंड विच
मीन्स दैट द इन्फ्लुएंजा बिलोंग टू द इन्वेलप्ड ग्रुप ऑफ वायरसेस, क्योंकि उनके बच्चे वो जो कैप्सिड है उसके इर्द गिर्द वो लिपिड की मेम्ब्रेन भी मौजूद होती है, मतलब ये इनके अंदर इन्वेलप भी मौजूद होता है, तो फिर ये इन्वेलप्ड वायरसेस की कैटेगरी के अंदर आएंगे। इनके अंदर बच्चे इनका जो RNA जो इनके अंदर जो होता है, इनका राइबोन्यूक्लिक एसिड इनका जो जीनोम होता है बच्चे उसके 8 सेपरेट पीसीज होते हैं, और बच्चे वो जो हर एक जो RNA का पीस होता है वो एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड के सीक्वेंस को कोड करता है, या बाद दफ़ा वो समटाइम 2 ऑफ द वायरस प्रोटीन, मतलब जो एक जो पीस होगा, टोटल 8 पीसेज हैं, 8 में से जो 1 पीस होगा वो स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड को कोड करेगा, या फिर वो 2 प्रोटीन्स को क्या करेगा, कोड करेगा। और बच्चे ये जो इनकी सेगमेंटेड नेचर होती है, द सेगमेंटेड नेचर ऑफ RNA, इनका जो RNA वो डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर मौजूद है, डिफरेंट 8 पीसेज के अंदर मौजूद है। इट अलाउज डिफरेंट फ्लू वायरस इजीली मेट विद ईच अदर टू फॉर्म हाइब्रिड प्रोजेनी। जब आपस में मेट करेंगे तो बच्चे जब उनका जो RNA के बीट्स वो क्या कर लेते हैं, वो एक्सचेंज कर लेते हैं। और बच्चे इनकी जो इनका जो इन्वेलप होता है उसके ऊपर 2 और बच्चे प्रोटीन मौजूद होती हैं, ग्लाइकोप्रोटीन मौजूद होती हैं, 2 ग्लाइकोप्रोटीन। एक का नाम क्या है, हीमाग्लूटिनिन, और दूसरा बच्चे है न्यूरामिनिडेज, एंड दी स्टक ऑन टू द लिपिड इन्वेलप ऑफ द वायरस, मतलब वही उसके जो इन्वेलप होता है उसके ऊपर ये मौजूद होती हैं 2 ग्लाइकोप्रोटीन। और दोनों का बच्चे रोल क्या होता है इन द इन्फेक्शन ऑफ द एपिथेलियल सेल ऑफ द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, क्योंकि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है, तो बच्चे उस वक्त एपिथेलियल सेल को इन्फेक्ट करने के लिए ये दोनों के दोनों ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो यूज़ होती हैं। अगर हम हीमाग्लूटिनिन की बात करें तो बच्चे ये रॉड शेप ट्राइएंगुलर मॉलिक्यूल होता है। अगर न्यूरामिनिडेज की बात करें तो बच्चे इसकी जो शेप होती है वो मशरूम की तरह की होती है, ऐसे करके इसकी एक लंबी नीचे स्टाक होती है, और बच्चे इस उस लॉन्ग स्टाक के टॉप के ऊपर एक बॉक्स लाइक ऐसे हेड मौजूद होता है, एक बॉक्स लाइक हेड मौजूद होता है। ये बच्चे शेप किसकी होती है, न्यूरामिनिडेज की। और इसके अंदर बच्चे एक हाइड्रोफोबिक रीजन भी मौजूद होता है, जिसके ज़रिए ये उस वायरल मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, इम्बेडेड होता है। अगर आप गौर से देखें बच्चे, ये हमारे पास स्ट्रक्चर हैं, ये हीमाग्लूटिनिन का स्ट्रक्चर है, और ये जो आपको बच्चे नज़र आ रहे हैं, ये देखें, ये जिनके हेड के ऊपर एक बॉक्स बना हुआ है, ये मशरूम शेप के जो हैं, ये हमारे पास न्यूरामिनिडेज है। नेक्स्ट बच्चे अगर हम बात करें इनकी पैरासिटिक नेचर की बात करें वायरसेस की, तो बच्चे जो वायरसेस होते हैं दे आर पैरासिटिक इन नेचर, और बच्चे ये होस्ट के लिए हाईली स्पेसिफिक होते हैं। बैक्टीरियोफेजस जस्ट किसको इन्फेक्ट करेगा, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा। टोबैको मोज़ेक वायरस की बात करें, जस्ट किसको इन्फेक्ट करेगा बच्चे, जस्ट टोबैको, टोमेटो और पीपर, जस्ट इन तीनों को ही इन्फेक्ट करेगा। रेबीज़ के बारे में बात करें तो बच्चे वो जस्ट मैमल्स को ही इन्फेक्ट करेगा। इसी तरह बच्चे कुछ जो ह्यूमन वायरसेस होते हैं ये पार्टिकुलर टिश्यू को डैमेज करते हैं, जैसे ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस की बात करें, HIV को, तो बच्चे वो जस्ट वाइट सेल को इन्फेक्ट करता है। पोलियो वायरस की बात करेंगे तो बच्चे वो स्पाइनल नर्व जो स्पाइनल कॉर्ड के सेल होते हैं उनको इन्फेक्ट करता है। हेपेटाइटिस वायरस की बात करें तो वो लीवर सेल को इन्फेक्ट करता है। इस तरह ह्यूमन कोल्ड वायरस की बात करें तो बच्चे वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की जो एपिथेलियल लाइनिंग होती है उनके सेल को जस्ट इन्फेक्ट करता है। अब बच्चे ये जो वायरसेस होते हैं इनकी इन्वेलप के ऊपर वो स्पाइक्स मौजूद होते हैं, उन स्पाइक्स के थ्रू ये होस्ट सेल के ऊपर मौजूद रिसेप्टर साइट को रिकॉग्नाइज करते हैं। मतलब जो होस्ट सेल होगी उसके ऊपर इनके रिसेप्टर मौजूद होते हैं, उन रिसेप्टर को रिकॉग्नाइज करेंगे और फिर अपने स्पाइक के थ्रू को रिकॉग्नाइज करके वहाँ पर क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे। अब बच्चे इनकी जो होस्ट रेंज होती है वो वेरी करती है। इनकी जो स्पेसिफिसिटी ऑफ देयर अटैचमेंट डिटरमाइन द होस्ट रेंज ऑफ, उनकी कुछ की जो रेंज होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ज़्यादा होस्ट रेंज का मतलब क्या है कि वो ज़्यादा डिफरेंट चीज़ों को इन्फेक्ट कर सकते हैं, और शॉर्ट या नैरो रेंज का मतलब क्या है कि वो जस्ट स्पेसिफिक होस्ट को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। जैसे पोलियो की बात करेंगे तो बच्चे पोलियो जो है वो जस्ट किन को इन्फेक्ट कर रहा है, ह्यूमन्स को इन्फेक्ट करता है और अदर प्राइमेट्स को, तो मतलब इसकी जो रेंज है, होस्ट रेंज है, वो नैरो है। अगर हम रेबीज़ वायरस की बात करें तो बच्चे वो सारे के सारे मेमेलियन सेल को क्या कर सकता है, इन्फेक्ट कर सकता है। फिर हम बोलेंगे उसकी जो रेंज है वो क्या है, अब्रॉड रेंज है। नेक्स्ट बच्चे अगर हम इनके वायरसेस की बात करें तो हमने बच्चे बार बार पढ़ चुके हैं कि जो वायरस होते हैं दीज आर द ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। इनको अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, होस्ट सेल की ज़रूरत होती है। बच्चे जो वायरस है इसको अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए जो होस्ट सेल है उसको पैरासिटाइज करना इसके लिए मस्ट होता है, ज़रूरी होता है। ये इंट्रासेलुलर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट होते हैं, ये आउटसाइड सेल मतलब कि आर्टिफिशियल मीडियम के अंदर या मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। और बच्चे जो वायरसेस होते हैं ये तमाम सेल्स को, बैक्टीरिया, ह्यूमन सेल, सब को इन्फेक्ट करने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन जब ये उस सेल से आइसोलेटेड हो जाएंगे तो आइसोलेटेड फॉर्म के अंदर वो जो वायरस होते हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो कुछ भी नहीं कर सकते।
एक्सेप्ट इन्फेक्ट, वो सिर्फ क्या कर सकते हैं कि वो किसी होस्ट को इन्फेक्ट कर सकते हैं और उसके अलावा उनके अंदर कुछ काम करने की कैपेबिलिटी नहीं होती। उनके पास अपनी मेटाबॉलिक मशीनरी भी नहीं होती, अपने अपने इंजाइम्स भी नहीं होते, अपने राइबोसोम्स भी नहीं होते प्रोटीन बनाने के लिए। वो उनको अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए फुली डिपेंडेंट किसके ऊपर हैं? होस्ट सेल के ऊपर हैं। अगर बच्चे हम सर्वाइवल की बात करें कि होस्ट सेल के अंदर जब वायरस जाता है तो वहाँ पर बच्चे अपने आप को सर्वाइव कैसे करता है। अब नॉर्मली बच्चे क्या होता है कि होस्ट बॉडी के अंदर बच्चे एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम होता है, जो बाहर से हर आने वाली चीज़ को क्या करता है? उसके अगेंस्ट एक्शन लेता है। लेकिन बच्चे वायरस क्या करते हैं? वायरस क्या करते हैं कि ये जो होस्ट का जो इम्यून सिस्टम होता है, वो जो एक्शन परफॉर्म करता है उन वायरस के अगेंस्ट, उन एक्शंस को बच्चे क्या करता है? उनको इनहिबिट कर देते हैं। मतलब इस तरह इनहिबिट करेगा कि जो इम्यून सिस्टम है वो इन वायरस को कुछ भी नहीं कर सकता, वो इनको अफेक्ट, वो इनको किल नहीं कर सकता। अब बच्चे इन्होंने अपने अंदर कैसी अडेप्टेशन लानी है, कैसी चेंजेस लानी है कि वो इम्यून सिस्टम इनको कुछ नहीं कर सकता। उनमें से एक अडेप्टेशन क्या है बच्चे? इनके अंदर जेनेटिक जो है, इनके अंदर वेरिएशन होती है। मतलब जेनेटिक वेरिएशन का मतलब है कि अपने ये जेनेटिक मेकअप को चेंज करते रहते हैं। तो अगर हम कोई अगर वैक्सीन एक बना भी लेंगे तो अगर वायरस अपने जेनेटिक मेकअप को चेंज करता रहेगा तो फिर वो वायरस या वो एंटीबॉडीज़ उस वायरस के खिलाफ जो है वो एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती। फर्दर यहाँ पर बच्चे कुछ प्रोमिनेंट वेज लिखे हुए हैं जिसके ज़रिए जो वायरस होता है वो होस्ट सेल के अंदर सर्वाइव कर सकता है। बच्चे फर्स्ट यहाँ पर पॉइंट है, मेंशन है कि कोई भी फॉरेन एजेंट जो है जब वो बॉडी के अंदर एंटर होता है तो जो फेगोसाइट्स होते हैं, जो मैक्रोफेजीज होती हैं, मैक्रोफेजीज और न्यूट्रोफिल्स, वो आने वाली चीज़ क्या करवा देती हैं? फेगोसाइटोसिस, उसकी ब्रेक डाउन करवा देती हैं। अब वायरस के अंदर बच्चे क्या होता है कि जो वायरस के जो कैप्सूल होता है, जो प्रोटीन होते हैं और जो इसके ऊपर जो फिब्रिन के जो कोट्स होते हैं। अब नॉर्मली क्या होता है कि जब भी कोई बाहर से चीज़ आएगी तो जो मैक्रोफेजीज होती हैं बच्चे, वो कुछ ऐसे एडहेशन मॉलिक्यूल सिक्रीट करती हैं कि जिसके ज़रिए वो फॉरेन एजेंट उन मैक्रोफेजीज के साथ आकर बाइंड होता है, अटैच होता है और वो उसकी फेगोसाइटोसिस करवा देती हैं। लेकिन वायरस के अंदर इन कैप्सूल, प्रोटीन और बच्चे इन फिब्रिन कोट की वजह से ये जो वायरसेस होते हैं ये उन मैक्रोफेजीज के एडहेशन मॉलिक्यूल के साथ अटैच नहीं होते। जब अटैच ही नहीं होंगे तो फिर उनकी फेगोसाइटोसिस नहीं होगी, वो बच जाएंगे। दूसरा बच्चे हमने बात की थी बच्चे इन्वेलप की। जब अब वो इन्वेलप कहाँ से लेते हैं? वो होस्ट की सेल मेम्ब्रेन से लेते हैं। अब चूंकि वायरस के इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन है वो होस्ट की है, तो होस्ट जो है वो क्या समझेगा कि ये अपना ही सेल है, तो इस वजह से फिर इम्यून सिस्टम उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगा। मतलब वो उसको एज अ फॉरेन रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके इर्द गिर्द उसकी अपनी ही सेल मेम्ब्रेन की इन्वेलप मौजूद है। थर्ड बच्चे पॉइंट की बात करें तो थर्ड आपको बता दिया बच्चे कि दे प्रोड्यूस म्यूटेंट्स एंटीजेनिक वेरिएशन एट रहे, वही अंदर जेनेटिक वेरिएशन, जब उनके अंदर जेनेटिक वेरिएशन आती जाएंगी तो अगर इम्यून सिस्टम अगर एक एंटीबॉडी बनाता भी है तो जब वो अपने दोबारा जेनेटिक जो है वो मेकअप को चेंज कर लेंगे तो फिर उसके खिलाफ वो इफेक्टिव नहीं होगी। फॉर एग्जांपल इन्फ्लुएंजा वायरस की बात करें या HIV वायरस की बात करें तो बच्चे जी अपने जेनेटिक मेकअप को चेंज करते रहते हैं। नेक्स्ट बच्चे हम बात करें कि जो वायरस होते हैं वो अनफेवरेबल कंडीशन में से भी कैसे पास करते हैं आउटसाइड द होस्ट। तो बच्चे देखें, जब वायरसेस जो हैं, हमने पहले बात की थी कि इनको लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए लिविंग सेल की ज़रूरत होती है। लेकिन बच्चे जब वायरस है, जब वो सेल के आउटसाइड मौजूद होगा तो फिर बच्चे उसे सर्वाइव करने के लिए फूड वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। वैसे तो हम बात करें ना, जो नॉर्मल लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं तो उनको बच्चे सर्वाइव करने के लिए फूड की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर ये वायरस उस सेल से अलग हो भी गए हैं तो बच्चे इनको सर्वाइव करने के लिए फूड की ज़रूरत नहीं होती। जैसे ही होस्ट बॉडी के ये आउटसाइड जाएंगे तो बच्चे ये इनएक्टिव हो जाएंगे, अपने डॉर्मेंट फार्म के अंदर चले जाएंगे। ये क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, इस वजह से इनको दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कोई किसी किस्म का खतरा नहीं होता। इनको जस्ट दो चीज़ें बच्चे इनको अफेक्ट कर सकती हैं, दो फैक्टर, एक pH और एक टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि जब pH चेंज होगी, टेम्परेचर चेंज होगा तो इनमें जो प्रोटीन होगी वो डीनेचर हो जाएंगी। तो अब बच्चे जो विजिलेंस ऑफ द वायरस, मतलब वायरस कितना होशियार है, कितना वो होस्ट के आउटसाइड मीडियम में वो कितनी देर तक रह सकता है बच्चे, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? इट डिपेंड अपॉन व्हाट वायरस, के वायरस की टाइप क्या है और उस मीडियम की pH और टेम्परेचर क्या है। और इसलिए बच्चे वायरस जो होते हैं ये जो होस्ट के आउटसाइड बच्चे, ये वायरस सारे क्या होते हैं? ये नॉन लिविंग होते हैं और ये डॉर्मेंट फार्म के अंदर होते हैं, इनएक्टिव फार्म के अंदर होते हैं। और बच्चे चूँकि इनके अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी कोई भी नहीं हो रही होती तो इस वजह से इनको कोई असर इनके ऊपर नहीं होता। और इनका जो जीनोम होता है वो भी कुछ टाइम के लिए होस्ट के आउटसाइड वो भी कोई रहता है, वो वायबल रहता है। नेक्स्ट बच्चे हम बात करें कि जो नॉन इन्वेलप्ड वायरसेस होते हैं वो ज़्यादा देर तक सर्वाइव कर सकते हैं। जो इन्वेलप्ड वायरसेस होते हैं वो होस्ट के आउटसाइड कम टाइम के लिए सर्वाइव करते हैं। रीज़न क्या है कि बच्चे जो इन्वेलप्ड वायरसेस होते हैं
दे रिलाई ऑन द प्रोटीन्स ऑन द सरफेस ऑफ देयर मेम्ब्रेन, कि उनकी इन्वेलप के ऊपर वो स्पाइक्स मौजूद होते हैं, वो उन स्पाइक्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं होस्ट से अटैच होने के लिए। अब वो जो प्रोटीन्स हैं बच्चे बाद दफ़ा वो सनलाइट या क्लीनिंग प्रोसीजर की वजह से वो उनके ऊपर जो प्रोटीन मौजूद होती हैं बच्चे, वो प्रोटीन क्या हो जाती हैं, वो डिग्रेड हो जाती हैं। जब उन प्रोटीन की डिग्रेडेशन हो जाएगी तो अब फिर वो इन्वेलप्ड वायरसेस किसी होस्ट से अटैच नहीं हो सकते, तो इस वजह से उनका जो बच्चे जो टाइम पीरियड होता है वो कम होता है और नॉन इन्वेलप्ड का वायरसेस का जो है वो लॉन्ग टाइम के लिए सर्वाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चे इनके अंदर हम लाइफ साइकिल की बात करें तो बच्चे जो बैक्टीरियोफेज है जो हैं ये बच्चे बैक्टीरियोफेज, ये इनका जो होस्ट होगा वो बैक्टीरिया होगा। जो बैक्टीरिया को जो अफेक्ट करते हैं उन्हें हम बैक्टीरियोफेज बच्चे बोलते हैं। अब फेज की बच्चे डिफरेंट स्ट्रेन मौजूद होती हैं, लेकिन जो एक इनकी काइंड होती है वो बैक्टीरिया की एक ही स्ट्रेन को क्या करती है, अफेक्ट करती है। इनके बच्चे 2 मेन साइकिल आएंगे, एक लिटिक साइकिल और एक लाइजोजेनिक साइकिल। लेकिन इनके मेनली 2 स्टेप होते हैं, एक इन्फेक्शन प्रोसेस और एक रेप्लिकेशन प्रोसेस। लेकिन बच्चे दोनों जो लिटिक साइकिल और लाइजोजेनिक साइकिल हैं उनके जो कुछ जो 3 स्टेप है बच्चे वो सिमिलर होते हैं। कौन कौन से? एडजॉर्प्शन, पेनिट्रेशन एंड जीनोम इंजेक्शन। बाकी फिर रेप्लिकेशन होती है वो दोनों के अंदर डिफरेंट होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन्फेक्शन प्रोसेस की बात के बारे में बात करें, उनके अंदर मेनली जो 3 स्टेप हमने कहा दोनों के अंदर कॉमन होते हैं। बच्चे पहला स्टेप है एडजॉर्प्शन। हमने बात की थी कि जो होस्ट सेल होता है उसकी सरफेस के ऊपर बच्चे रिसेप्टर साइट मौजूद होती हैं। जो बैक्टीरियोफेज हैं ये उस रिसेप्टर साइट को रिकॉग्नाइज करेंगे और अपने टेल फाइबर और टेल पिन्स के थ्रू बच्चे होस्ट की सरफेस को क्या हो जाएंगे, जाकर उन रिसेप्टर के साथ जाकर अटैच हो जाएंगे। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन बोलते हैं। बच्चे नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो पेनिट्रेशन का है। जैसे ही फेज जाकर बैक्टीरियल सेल से बच्चे जाकर अटैच हो जाते हैं उसके बाद उनकी शीथ कॉन्ट्रैक्ट करती है। जब शीथ कॉन्ट्रैक्ट करती है तो बच्चे वो एक एंजाइम को रिलीज़ करते हैं जिसे हम लाइसोजाइम एंजाइम बोलते हैं। उस लाइसोजाइम ने उनकी सेल वाल को क्या कर देना बच्चे, डाइजेस्ट कर देना, एक पोर को क्रिएट कर देना है। जब वो पोर क्रिएट हो जाएगा तो फिर वो अपनी कोर ट्यूब को बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या कर देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं, जिस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पेनिट्रेशन बोलते हैं। अगला बच्चे प्रोसेस जीनोम इंजेक्शन का है। जैसे कोर जो उनकी ट्यूब है वो अंदर पेनिट्रेट होगी तो बच्चे उस वक्त वो अपना जो वायरल डीएनए होते हैं वो भी होस्ट के अंदर क्या कर देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं उसके साइटोप्लाज्म के अंदर, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जीनोम इंजेक्शन बोलते हैं। बाकी उसका जो पार्ट होते हैं फेज के, बाकी जो उसका जो टेल होती है, उसका जो हेड वगैरह होती है वो उसके आउटसाइड ही, हेड वगैरह जो है वो होस्ट के आउटसाइड ही रहते हैं। यहाँ पर बच्चे ये देखिए ये बताया गया, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी अगर लैंडिंग हुई है वो अटैच हुए हैं, उसके बाद लाइसोजाइम एंजाइम आया उसने पोर किया और फिर बाद में ये जीनोम जो है वो उसके अंदर क्या हो चुका है, इंजेक्ट हो चुका है। अब बच्चे हम बात करते हैं लिटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल की। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बच्चे बात करते हैं लिटिक साइकिल की कि अगर वो बैक्टीरियोफेज जाकर उस बैक्टीरियल सेल की लाइसिस करवा दे, उसकी ब्रेक डाउन करवा दे तो बच्चे उस प्रोसेस को हम बोलते हैं लिटिक साइकिल, और उस फेज को हम क्या बोलेंगे, लिटिक फेज और वीरुलेंट फेज। क्योंकि जैसे ही अंदर जाएगा तो वो होस्ट के क्या करवा देता है, उसकी लाइसिस की ब्रेक डाउन करवा देता है अपनी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद। ये बच्चे मास्टर स्लेव रिलेशनशिप होता है। इसमें बच्चे होता है एक्चुअली क्या है कि जैसे ही उस बैक्टीरियोफेज ने होस्ट सेल के अंदर जाना है तो बच्चे उसने जो वायरस है उसने क्या प्रिपेयर करने हैं, वायरली इनकोडेड डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम, जिन्हें क्या बोलते हैं, डीनेजिस। अब वो जो डीनेजिस क्या करते हैं, वो होस्ट के डीएनए को, बैक्टीरिया के डीएनए क्या कर देते हैं बच्चे, उसको डिग्रेड कर देते हैं, उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। उस डिसइंटीग्रेशन के बाद वो होस्ट की मेटाबॉलिक मशीनरी को यूज़ करते हैं और अपनी कॉपीज़ को तैयार करवाते हैं। अब उन्होंने कॉपीज़ कैसे तैयार करवानी है, फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे उन्होंने अपने फेज के कंपोनेंट को सिंथेसाइज करना है, फिर उनकी असेंबली होनी है, उनकी पैकिंग होनी है, फिर बाद में मैचुरेशन, फिर उसकी लाइसिस, और फिर वहाँ से उन्होंने क्या हो जाना है, रिलीज़ हो जाना है। अब बच्चे इस डायग्राम को देखें, फिर देखें फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर उनकी अटैचमेंट हुई है। ये बच्चे उन्होंने अपने जो है वो अंदर इंजेक्ट कर दिया अपने जीनोम को, और उसके बाद ये देखें यहाँ पर ये उनके जो नए फेज हैं उनकी फार्मेशन हो रही है। यहाँ पर बच्चे अगर हम देखें तो यहाँ पर उनकी जो है वो पैकिंग भी स्टार्ट हो गई है, और पैकिंग और उसके बाद ये मैचुरेशन हो गए हैं, और यहाँ पर वो उनकी बच्चे वो लाइसिस हुई है और वो यहाँ से रिलीज़ हो गए हैं। तो ये कुछ स्टेप इन्वॉल्व होते हैं लेटिक साइकिल के अंदर। अब बच्चे वहाँ पर वही लिखा हुआ है सब कुछ, ये कि जब जो होस्ट का जो डीएनए है, जो डीएनए है जब वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा तो उसके बाद जो वायरस होगा वो अपनी स्पेसिफिक प्रोटीन का बनाना शुरू कर देगा। बच्चे वो अपनी हेड और टेल की जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है उनको बनाएगा, उसके बाद उनको पैकिंग करेंगे। उसके बाद बच्चे जो डीएनए उनका न्यूक्लिक एसिड जो होता है उनका डीएनए वो उनके हेड और टेल के अंदर पैक हो जाता है, मतलब हेड के अंदर पैक हो जाएगा, उसके साथ टेल अटैच हो जाती है, तो हम बोलेंगे ये उसकी बच्चे क्या हो चुकी है, ये उसकी
जो है वो आपस में उनकी पैकिंग हो रही है, उनकी अटैचमेंट हो रही है, जिसे हम असेंबली बोलते हैं। नेक्स्ट बच्चे मैचुरेशन हम किसे बोलते हैं कि जब उसके सारे कंपोनेंट्स की आपस में असेंबली हो जाएगी, वो एक मैच्योर इन्फेक्टिव फेज बन जाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे, मैचुरेशन बोलेंगे। और 20 to 25 मिनट्स के अंदर बच्चे वो अप्रॉक्सीमेटली अपने 200 जो कॉपीज़ तैयार कर लेता है। उसके बाद जो बैक्टीरियल का जो सेल है वो लाइज कर जाएगा, वो बर्स्ट कर जाएगा और फिर सारे के सारे बैक्टीरिया फेज वहाँ से जो है वो रिलीज़ हो जाएंगे। ये बच्चे डायग्राम आपको बता दिए। नेक्स्ट हम लाइजोजेनिक साइकिल की बात करें तो बच्चे लाइजोजेनिक साइकिल के अंदर एक्चुअली क्या होता है कि वो जो वायरस होता है, सॉरी बैक्टीरियोफेज है, उसने जाकर होस्ट सेल की बच्चे लाइसिस नहीं करवानी, बल्कि उसके जो क्रोमोसोम होता है, उसका जो जीनोम होता है, उसके अंदर अपने आप को जाकर इंसर्ट करता है, वहाँ पर जाकर बैठ जाता है। उस लाइजोजेनिक साइकिल जो बैक्टीरियोफेज करवाएगा, उस बैक्टीरियोफेज को हम क्या बोलते हैं, लाइजोजेनिक फेज बोलते हैं, या उसको टेम्परेट फेज बोलते हैं। इसके अंदर बच्चे या वो लिटिक साइकिल के ज़रिए, मतलब इसमें इंडक्शन भी होती है, ठीक है। इंडक्शन के वक्त फिर वो अपनी वो मल्टीप्लिकेशन भी करते हैं, या ज़्यादातर वो अपने डोरमेंट स्टेट के अंदर रहते हैं। ये होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप होता है। इसके अंदर जो बच्चे बैक्टीरियोफेज है, उसने होस्ट के डीएनए के अंदर अपने आप को इंटीग्रेट करना है। जैसे जैसे फिर आगे उनके बैक्टीरिया के अपने जब आपके डॉटर सेल बन गए हैं, तो हर डॉटर सेल के अंदर इस बैक्टीरियोफेज के जीनोम के बैग क्या जाती है बच्चे, वो कॉपी जाती है। और इस स्टेट के अंदर, उस इंटीग्रेटेड स्टेट के अंदर, उस फेज को हम क्या बोलते हैं बच्चे, प्रोफेज बोलते हैं। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लाइजोजेनी। और द बैक्टीरिया, और वो जो बैक्टीरिया जिसके अंदर वो प्रोफेज मौजूद, उस बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, लाइजोजेनिक बैक्टीरिया। अब बच्चे एक्चुअली होता क्या है कि वो जो लाइजोजेनिक जो स्टेट है वो किसी भी टाइम के ऊपर टर्मिनेट, वो ख़त्म हो सकती है। अचानक बच्चे कुछ ऐसी चेंजेस आएंगी। कौन कौन सी चेंज होती हैं, डेसिकेशन हो सकती है, अगर एक्सपोजर टू यूवी लाइट होगा, या आयनाइजिंग रेडिएशन आएंगी, या एक्सपोजर टू म्यूटाजेनिक केमिकल्स आएंगे। इन फैक्टर की वजह से जो फ़ौरन जो बच्चे वो है, वो जो लाइजोजेनिक स्टेट है वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद एक प्रोसेस शुरू होगा जिसे हम बोलते हैं इंडक्शन। इंडक्शन के अंदर बच्चे क्या होगा कि वही कि जैसे ही उसने दोबारा मतलब कि उस लाइजोजेनिक स्टेट को टर्मिनेट करना है, तो उसके बाद बच्चे उसने लिटिक साइकिल को स्टार्ट कर देना, मतलब अपनी कॉपीज़ जल्दी तैयार करवाएगा, उसकी लाइसिस करवा देगा, और प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंडक्शन बोलते हैं। यहाँ पर बच्चे देखें, ये यहाँ पर वो बैक्टीरिया जो अगर आपको रेड कलर का नज़र आ रहा हो, तो ये होस्ट के सेल जो क्रोमोसोम है उसका पार्ट बन चुका है। देखिए जैसे जैसे अगर डॉटर सेल बन रही है, तो हर डॉटर सेल के अंदर क्या जा रहा है, उसकी कॉपी जा रही है। और यहाँ पर ये इंडक्शन भी, उसे जब इंडक्शन होगी तो फिर ये लिटिक साइकिल क्या हो जाएगा, वो स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चे हम रिप्रेसर प्रोटीन की बात करें तो जो टेम्परेट फेज है, मतलब जो लाइजोजेनिक स्टेट की हमने बात किया कि जिसके अंदर वो बैक्टीरिया के क्रोमोसोम के अंदर अपने आप को इंटीग्रेट कर लेता है, तो बच्चे उस स्टेट के अंदर, उस टेम्परेट फेज के ऊपर एक जीन होता है। वो जीन किस चीज़ को कोड करता है, एक रिप्रेसर प्रोटीन को कोड करता है। वो जो रिप्रेसर प्रोटीन होती है, वो लाइसिस को, लिटिक साइकिल को इनिशिएट होने से क्या करती है, बचाती है, उसको रेजिस्टेंट बना देती है कि वहाँ पर लिटिक साइकिल जो है वो स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। और बच्ची जो रिप्रेसर प्रोटीन होती है, ये एक एसिडिक प्रोटीन होती है। उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 26,000 होता है। और ये आइसोलेट कहाँ से करते हैं, लैम्बडा फेज, या फिर इसको प्यूरीफाई करते हैं। अगर बच्चे हम लैम्बडा फेज की बात करें तो जो लैम्बडा फेज है बच्चे, वो लिटिक साइकिल भी करवा सकता है, लाइजोजेनिक साइकिल भी करवा सकता है। मतलब उस फेज को हम क्या बोलते हैं, लैम्बडा फेज बोलते हैं। पीछे जो डायग्राम्स हैं तो बच्चे वो लैम्बडा फेज की ही हैं। नेक्स्ट बच्चे ट्रांसडक्शन हम किसे बोलते हैं, देखिए ट्रांसडक्शन हम बच्चे बोलते हैं, इसके अंदर एक्चुअली होता क्या है कि जो दो बैक्टीरिया होते हैं बच्चे, वो अपने जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको एक्सचेंज करते हैं, या उसको और वो जो एक्सचेंज करते हैं उसमें एक थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व होती है। और वो थर्ड पार्टी कौन सी है बच्चे, वो बैक्टीरियोफेज है। एक्चुअली प्रोसेस जो होता है कैसे है, देखें फर्स्ट ऑफ ऑल एक बैक्टीरिया है जिसका अपना जीनोम पड़ा हुआ है, उसको बच्चे आकर बैक्टीरियोफेज ने क्या किया, इन्फेक्ट किया। जब बैक्टीरियोफेज उसको इन्फेक्ट करेगा तो बच्चे उसके बाद अब उस जो होस्ट का जो डीएनए है उसके अंदर अब जो बैक्टीरियोफेज है उसका जीनोम भी आ चुका है, उसकी कॉपी मतलब बन गई है। अब उसकी होनी है लाइसिस। अब लाइसिस के अंदर जो यहाँ पर अब जो बैक्टीरियोफेज जो यहाँ पर निकलेंगे, इन बैक्टीरियोफेज के अंदर अपने जीनोम के साथ साथ उस बैक्टीरिया का जीनोम भी होगा। और जब नेक्स्ट इन्होंने किसी नए इन्होंने होस्ट को जाकर इन्फेक्ट करना है तो उसके अंदर क्या करेंगे, इंजेक्ट करेंगे। जब उसके अंदर इंजेक्ट करेंगे तो अगर आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर ये 2 टाइप ऑफ जीनोम इंजेक्ट कर रहे हैं। एक तो ये अपना कर रहे हैं और साथ साथ में ये उस पहले वाले बैक्टीरिया का भी कर रहे हैं जिनको पेरेंट ने क्या किया था, इन्फेक्ट किया था। तो इस प्रोसेस को हम ट्रांसडक्शन बोलते हैं। ट्रांसडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ जेनेटिक रिकम्बिनेशन इन बैक्टीरिया इन विच जीन फ्रॉम अ होस्ट सेल आर इनकॉर्पोरेटेड इनटू द जीनोम ऑफ बैक्टीरियल वायरस। पहले वो बैक्टीरियोफेज के अंदर जाते हैं और फिर वो उसको कैरी करके आगे ले जाता है इन अनदर होस्ट सेल। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसडक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट बच्चे जो कुछ एमसीक्यूज हैं
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ रिप्रेसर प्रोटीन। तो बच्चे हमें पता है कि वो एसिडिक प्रोटीन होती है, उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 26,000 होता है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट बच्चे ट्रांसडक्शन इज मीडिएटेड बाय ट्रांसडक्शन बच्चे कौन करवाते हैं? फेज वेक्टर करवाते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। व्हेन द वायरल जीनोम गेट्स इंसर्टेड इनटू द बैक्टीरियल होस्ट बच्चा जब वो जाकर उसे क्रोमोसोम के अंदर इंसर्ट हो जाएगा उसमें क्या बोलते हैं? लाइजोजेनिक साइकिल बोलते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट बच्चे हम लास्ट में बात करते हैं कि प्रियोन्स और वीरियोइड्स का आते हैं। अब बच्चे शुरू के अंदर साइंटिस्ट जो थे उनका ख्याल था कि कम से कम जो इन्फेक्शियस जो एजेंट होते हैं उसके लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। कि अगर किसी के अंदर न्यूक्लिक एसिड या प्रोटीन दोनों में से एक चीज़ नहीं होगी तो वो कभी भी इन्फेक्शियस एजेंट नहीं हो सकता, मतलब उसकी जो एग्जिस्टेंस है वो इम्पॉसिबल है। लेकिन बच्चे नोबल प्राइज़ होल्डर जो बायोलॉजिस्ट था स्टेनले प्रूसिनर, उसने बच्चे कहा था कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है। कुछ ऐसे हमारे पास इन्फेक्शियस एजेंट्स भी होते हैं जिनके अंदर जस्ट या प्रोटीन होगी या उनके अंदर जस्ट क्या होगा? जीनोम होगा। और वो प्रियोन्स और विरॉइड्स ऐसे एजेंट्स हैं, वो ए सेलुलर इन्फेक्शियस पार्टिकल हैं जो वायरस से भी क्या हैं? छोटे हैं। और इनको हम क्या बोलते हैं? ए टिपिकल वायरस लाइक एजेंट्स बोलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे अगर हम प्रियोन्स की बात करें तो इनको प्रियोन का नाम क्यों दे जाता है बच्चे? क्योंकि इनके अंदर जस्ट क्या होती है? एक प्रोटीनिशियस एंड इन्फेक्शियस पार्टिकल, इनके अंदर प्रोटीन मौजूद होती है। इनका साइज़ जो होता है वायरस से भी कम होता है। इनके अंदर डीएनए या आरएनए वो मौजूद नहीं होती, इनके अंदर जस्ट प्रोटीन मौजूद होती है। एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ ग्रुप ऑफ ट्रांसमिसिबल न्यूरोजेनरेटिव डिजीज़, न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज़। और बच्चे ये जो प्रियोन्स होते हैं ये अल्ट्रा वायलेट रेज या हीट या उन जो एडवर्स कंडीशन होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? रेजिस्टेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू वायरस। मतलब वायरस के निस्बत ये उन अनफेवरेबल कंडीशन को बहुत ज़्यादा क्या कर लेते हैं? रेजिस्ट कर लेते हैं। अगर इनके बच्चे वही कंपोजिशन की बात करें, अंदर जस्ट एक सिंगल ग्लाइकोप्रोटीन होती है, उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 27,000 से लेकर 30,000 तक होता है। और बच्चे इस प्रोटीन को एक ही जीन ने क्या किया होता है? इनकोड किया होता है। नेक्स्ट अगर हम बच्चे बात करें तो मोस्ट एविडेंस इंडिकेट दैट कि ये जो बच्चे इन्फेक्शियस ये जो प्रियोन्स जो प्रोटीन होती हैं ये नॉर्मल प्रोटीन की मॉडिफाइड फॉर्म है। अगर वो नॉर्मल फॉर्म में अगर बच्चे वो होती तो बोन मैरो के अंदर वो दे एक्सप्रेस्ड ऑन द स्टेम सेल इन द बोन मैरो और ऑन द सेल ऑन दैट विल बिकम न्यूरॉन दे प्लेड इंपॉर्टेंट रोल इन द मैच। मतलब अगर वो नॉर्मल फॉर्म में होती तो बच्चे हो सकता है वो न्यूरॉन की मैचुरेशन के अंदर इन्वॉल्व होती, वो बोन मैरो के अंदर न्यू स्टेम सेल को मतलब वहाँ पर एक्सप्रेस होती। लेकिन चूँकि ये उसकी मॉडिफाइड फॉर्म है तो इस वजह से ये इन्फेक्शियस पार्टिकल बन जाते हैं। बच्चे डिजीज़ की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल डिजीज़ इन शीप, ये स्क्रैपी डिजीज़ काज करते हैं। स्क्रैपी द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ शीप एंड गोट्स is affected and the transmission of scrapie is mainly due to the unhygienic way of feeding unhealthy and infected food। अगर वहाँ पर सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखेंगे, अनहेल्दी वो फूड खाएंगे तो उसकी वजह से ये डिजीज़ ट्रांसमिट हो सकती है और ये प्रियोन्स की वजह से होती है। नेक्स्ट बच्चे प्रियोन डिजीज़ हम ह्यूमन के अंदर वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं CJD, क्रूड्सफेल्ड जैकोब डिजीज़। इस बच्चे क्रूडफेल्ड जैकोब डिजीज़ की अगर हम सिम्टम की बात करें बच्चे, फर्स्ट इनका सिम्टम क्या होता है? लॉस ऑफ इंटेलेक्ट एंड मेमोरी, चेंज इन पर्सनैलिटी, ब्रेन टिश्यू बिकम स्पॉन्जी लाइक, लॉस ऑफ बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, स्लर्ड स्पीच, विजुअल प्रॉब्लम एंड ब्लाइंडनेस, एबनॉर्मल जर्किंग मूवमेंट्स एंड प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शन एंड मोटिलिटी। बच्चे ये प्रियोन्स की वजह से होती है। नेक्स्ट अगर हम डिजीज़ की बात करें तो बच्चे वो हमारे पास जो है, हाँ जी, वो हमारे बच्चे कौन सी है? जर्स्टमैन स्ट्रॉसलर्स शेकनर सिंड्रोम। इसके बच्चे अगर हम इनिशियल सिम्टम की बात करें तो बच्चे वो कौन सी हैं? प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, मिल्ड डिफ़िकल्टी विद स्पीच, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन may present as unsteadiness, difficult walking and clumsiness, and affected may have problem कोऑर्डिनेटिंग वॉलंटरी, मतलब उनकी वॉलंटरी मूवमेंट्स के अंदर भी प्रॉब्लम आ जाते हैं। नेक्स्ट बच्चे हम प्रियोन की वजह से डिजीज़ की बात करें ह्यूमन्स के अंदर तो बच्चे वो है फैटल फेमिलियल इंसोमिया। इंसोमिया बच्चे इनके अंदर क्या होता है कि दे हैव इट इज़ करेक्टराइज बाय द इनएबिलिटी टू स्लीप, उनको नींद नहीं आती, इसको इंसोमिया बोलते हैं। दैट में बी इनिशियली माइल्ड बट प्रोग्रेसिवली वर्सन एंड लीडिंग टू द सिग्निफिकेंट फिजिकल एंड मेंटल डिटोरिएशन। के सिम्टम के बारे में बात करें तो बच्चे दे इनएबिलिटी टू फॉल अस्लीप और स्टे अस्लीप, मतलब उनको बिल्कुल नींद वगैरह आती नहीं है। डिफ़िकल्टी थिंकिंग एंड कंसंट्रेटिंग, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, वेट लॉस एंड डिफ़िकल्टी कोऑर्डिनेटिंग मूवमेंट्स, हाई ब्लड प्रेशर, इनएबिलिटी टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर एंड एक्सेसिव स्वेटिंग एंड टीयरिंग। नेक्स्ट बच्चे अगर हम
बात करें एल्पर्स सिंड्रोम की बात करें, एल्पर्स डिजीज़ इज़ अ प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर दैट बिगिंस ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड इन मैनी इंस्टेंसेस बाई very serious liver disease, and symptoms include increased muscle tone with exaggerated reflexes, seizures and loss of cognitive abilities. नेक्स्ट बचे कुरू इन ह्यूमन, ये भी प्रियॉन्स की वजह से होती है। मैड को इन्फेक्शन इन कैटल, वो भी प्रियॉन्स की वजह से होती हैं। बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी इज़ आल्सो ट्रांसमिटेड बाय द प्रियॉन्स। ये कुछ डिजीज़ आपने याद रखनी है, प्रियॉन्स की वजह से होती हैं। नेक्स्ट बच्चे हम बात करें तो जो ह्यूमन्स हैं वो प्रियॉन से कैसे इन्फेक्टेड होते हैं बच्चे, इसके 2 वेज हो सकते हैं। पहला बच्चे है एक्वायर्ड इन्फेक्शन, जो कैसे हो सकता है, ये डाइट के थ्रू हो सकता है या डिफरेंट मेडिकल प्रोसीजर की वजह से होता है, जैसे सर्जरी के दौरान ग्रोथ हार्मोन इंजेक्शन, कॉमियल ट्रांसप्लांट, इनके थ्रू बच्चे वो जो प्रियॉन्स हैं वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं। और सेकंड बच्चे है अपेरेंट हेरिडिटी मेंडेलियन ट्रांस, मतलब वो हेरिडिटी जो प्रॉब्लम है उसके ज़रिए भी वो अगर ट्रांसफ़र हो सकते हैं, वेयर इट इज़ ऑटोसोमल आर डोमिनेंट ट्रेट। नेक्स्ट बच्चे विरियॉइड्स की बात करें तो विरियॉइड्स बच्चे दीज आर द प्लांट पैथोजिन, इनके अंदर बच्चे जस्ट क्या होगा जीनोम होगा, इनके अंदर प्रोटीन नहीं होगी। दे हैव शॉर्ट सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए विदाउट अ प्रोटीन कोड, इनके अंदर कोई प्रोटीन कोड इन्वेलप मौजूद नहीं होता, इनके अंदर जस्ट एक ही जो है वो आरएनए मौजूद होता है, और वो जो आरएनए होता है वो किसी प्रोटीन को कोड भी नहीं करता। बच्चे इनके अंदर आरएनए पॉलीमरेज 2 एंजाइम होता है जो नए आरएनए को क्या करता है, सिंथेसाइज करता है यूजिंग विरियॉइड आरएनए एज अ टेम्पलेट, उसी को टेम्पलेट के तौर पर यूज़ करके उसी के आगे कॉपीज तैयार करता है। कुछ विरियॉइड के अंदर बच्चे राइजोजाइम एंजाइम्स भी होता है दैट हैव कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ विच अलाउ, जो अपनी क्लीवेज जिसके ज़रिए जो उसकी अपने ही आरएनए क्या हो जाती है, क्लीवेज हो जाती है। इसकी डिजीज़ के बारे में बात करें तो दे काज अ फ्यू डिजीज इन प्लांट्स सच एज पोटैटो स्पाइनल ट्यूबर डिजीज़, कुकम्बर पेल फ्रूट एंड सिट्रस एक्जोकॉर्टिस डिजीज़ एंड कैडेंग बच्चे ये कोकोनट्स के अंदर होती है। और ह्यूमन के अंदर ये जो विरियॉइड्स होते हैं जस्ट एक ही डिजीज़ काज करते हैं वो हेपेटाइटिस डी की डिजीज़ है। और बच्चे ये लास्ट टाइम पीएमसी के एग्जाम में क्वेश्चन भी आ चुका है। बच्चे फर्स्ट विरियॉइड की बात करें तो फर्स्ट जो विरियॉइड डिस्कवर हुआ था इट वाज द पोटैटो स्पाइनल ट्यूबर विरियॉइड 1 विच इज़ cause of a disease in the potatoes, and it has been reported that the infectious agent was the disease was not a conventional virus but free, मतलब वो जस्ट जो वायरस था वो जस्ट उसके अंदर आरएनए था और उसके अंदर कुछ भी नहीं था। इट इज़ अ सर्कुलर आरएनए मॉलिक्यूल whose nucleotide sequence and secondary structure has been established. Okay students, Allah Hafiz.